अच्छा, तो आज देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने टाइम पीरियड की बात किया, ठीक है, ये सारा कर दिया। तो आज मैं वेव की बात करूं क्या? पहले खत्म करवा दूं तब रिवीजन कराऊं? क्यों शिवांश, क्या करूं? पहले खत्म कर दूं तब जो है कराऊं? एसएचएम खत्म हो गया, बस सिंपल हार्मोनिक वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कितना था देखें, एक मिनट। आज हम लोग न्यू चैप्टर वेव शुरू करेंगे। आज हम लोग वेव की बात करेंगे, वेव, ठीक है। वेव, ये बेटा वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। वेव क्या होना चाहिए, लिख लीजिए, वेव इज ए डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम। वेव इज ए डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम wave is a disturbance of medium. For propagation of wave, two properties are necessary. Propagation of wave, two properties are necessary. पहले आप समझ लीजिए, for propagation of wave, two properties are necessary. कौन सी दो प्रॉपर्टीज नेसेसरी होनी चाहिए वेव को चलने के लिए? हाँ, एक मीडियम इलास्टिक होना चाहिए और मीडियम में इनर्शिया की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना बेटा। तो क्या कहेंगे, मीडियम और इलास्टिक। पहला क्या होना चाहिए, मीडियम और इलास्टिक। नंबर दो क्या होना चाहिए, देखिए, मीडियम हैव इनर्शिया प्रॉपर्टी। मीडियम हैव इनर्शिया प्रॉपर्टी। ये बेटा इनर्शिया जानते हो ना? जैसे इनर्शिया का मतलब होता है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मीडियम के अंदर स्पेस लेता है वही उसकी इनर्शिया होती है। अब वो रेस्ट कंडीशन में ले, जैसे रुका हुआ है बुक ये, या ये मूव कराते हुए ले, या डायरेक्शन करते हुए ले, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन, इनर्शिया एट डायरेक्शन, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, देखो इस चैप्टर में सबसे पहले जो वेव हम लोगों को पढ़ना है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। हेडिंग डालिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो जब किसी भी मीडियम में वेव प्रोपोगेट्स होती है, प्रोपोगेट का मतलब होता है चलना, ठीक है, तो मीडियम के पार्टिकल्स और वेव एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। यानी पार्टिकल एंड वेव मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या पाया जाता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। समझ गए नहीं? और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ना, वो सॉफ्ट मीडियम में पाई जाती है, जैसे एयर, लिक्विड, सॉफ्ट मीडियम, इन सब में लॉन्गिट्यूडनल वेव पाई जाती है। तो कैसे कहोगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव आर दोज, लिखो, longitudinal wave are those in which
longitudinal wave are those in which particle and wave both move in the same direction. बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे बनाएंगे बेटा, ये मान लेते हैं वेव की डायरेक्शन हो गई, तो ये पार्टिकल की भी डायरेक्शन वही होगी। बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, समझ गए बेटा। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, नीचे इन लॉन्गिट्यूडनल, फिगर बना लो ये, इन longitudinal wave compression and rarefaction are formed. And rarefaction are formed. कंप्रेशन रेयरफैक्शन कैसे होते हैं बेटा? लगातार, ऐसे देखो, ये हो गया, ये कंप्रेशन है। रेयरफैक्शन कैसे हो जाएंगे? थोड़ा दूरी पे होंगे, ये रेयरफैक्शन है। फिर अगेन कंप्रेशन, दैट इज कंप्रेशन, दैट इज रेयरफैक्शन। ये ऐसे लगातार मिलते चले जाते हैं, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन मीडियम के अंदर। समझ गए बेटा? ये फिगर बनाएंगे। अच्छा, अगली चीज क्या होगी? वन कंप्रेशन टू वन कंप्रेशन जो होता है ना, वो क्या होता है? वेव लेंथ λ/2 के बराबर होता है। एक कंप्रेशन से एक कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो वेवलेंथ λ/2 हो जाती है। अच्छा बेटा, वन रेयरफैक्शन टू वन रेयरफैक्शन क्या होगा? यहां से यहां तक λ/2, यहां से यहां तक λ/2। समझ में आ रही है मेरी बात? कंप्रेशन टू कंप्रेशन λ/2, रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन λ/2। बोलो। अच्छा, अगली चीज, वन कंप्रेशन टू वन रेयरफैक्शन क्या होता है बेटा? λ/4। बोलिए। कंप्रेशन रेयरफैक्शन कहां पाया जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। कंप्रेशन टू कंप्रेशन क्या होता है बेटा? λ/2। लैम्डा क्या है यहां पे? लैम्डा इज नोन एज वेव लेंथ। लैम्डा को बेटा क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। बात समझ में आ गई है? अच्छा, ये वेव पाई कहां जाती है? दिस वेव आर फॉर्म्ड इन सॉफ्ट मीडियम। दिस वेव आर फॉर्म्ड इन सॉफ्ट मीडियम। लिख लीजिए, दिस वेव आर फॉर्म्ड इन सॉफ्ट मीडियम। लाइक एज कहां बेटा? एग्जाम्पल, एयर, लिक्विड, ठीक है, ये यहां पाई जाती है। एयर मींस गैस भी कह सकते हो आप इसको, गैस है ना। आया समझ में? तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब बेटा क्या काम करना है? देखो ये चीज हो गई। अब ट्रांसवर्स वेव की बात करनी है। ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन यही दिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। हेडिंग करो ट्रांसवर्स वेव, मिटा दे।
चलिए, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। सुनो, when wave and particles both are perpendicular to each other। कैसे, पहले समझो बेटा। मान लो ये वेव चल रही है ना, ये वेव चल रही है और ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ये पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल। ये है बेटा मोशन ऑफ वेव, मोशन ऑफ वेव। और ये क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल। तो आप कैसे बोलोगे कि व्हेन पार्टिकल एंड वेव बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसमें क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। इस वेव के अंदर क्या होता है बेटा, क्रस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म, नॉट रेयर एंड कंप्रेशन फ्रैक्शन। क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। समझ गए मेरी बात को? तो लिख लीजिए, ट्रांसवर्स वेव आर दोज, ट्रांसवर्स वेव आर दोज इन विच, transverse wave are those in which particle and wave both are moved perpendicular to each other। Particle and wave both are moved perpendicular to each other, perpendicular to each other। ये फिगर बेटा बनाओ, तो ये फिगर बनाओ। फिगर बना लीजिए। इन दिस वेव क्रस्ट एंड ट्रफ आर फॉर्म। कैसे क्रस्ट एंड ट्रफ कैसे पता चलेगा, ये ऐसे समझ लीजिए आप। ध्यान दें, इसको बोलते हैं, चलिए फिर अभी यहां और दैट इज क्रस्ट, दैट इज क्रस्ट, ट्रफ एंड ट्रफ। नोट कर लो, बना लो। ठीक, वन क्रस्ट टू वन क्रस्ट क्या होगा, वन क्रस्ट टू वन क्रस्ट। देखो बेटा, लैम्डा बाई 2, वन ट्रफ टू वन ट्रफ क्या होगा, ठीक है। और वन क्रस्ट टू वन ट्रफ, ये बेटा लैम्डा बाई 4। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। दिस वेव आर फॉर्म्ड इन द सॉलिड मीडियम, रिजिड मीडियम।
दिस वेव आर फॉर्म, लिखो क्रेस्ट से क्रेस्ट की डिस्टेंस तो लैम्डा होती है, क्रस्ट टू क्रस्ट, हाँ लेम्डा, का मतलब डिस्टेंस बिटवीन बिल्कुल 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 बिल्कुल, लैम्डा बाय 2 हाँ लेम्डा सा, अरे वो बीच का कट गया, आप बताइए। ये देखो नहीं सही है, देखो ये यहां से गया ना, ये देखिए इतना इधर आया और इतना इधर गया, तो ये लेम्डा हो जाएगा, देख रहे हो ना। और क्रस्ट टू जो ट्रफ होगा, ये देखिए ये लेम्डा होगा, ध्यान दीजिए इसको, ये लेम्डा और ये कितना होगा लेम्डा, और ये लेम्डा बाई 2 हो जाएगा ना बेटा। उसमें भी वही काम करना होगा, कंप्रेसर टू रेयर फ्रैक्शन वाले में भी, समझ गए, उसमें बैक करते हैं, ये देखो यहां से ये कंप्रेशन टू ये लेम्डा लेम्डा और लेम्डा बाई 2, समझ गए बेटा ना। आप इसमें भी सही कर लीजिएगा, 1 कंप्रेशन टू 1 कंप्रेशन लेम्डा, 1 रेयर फ्रैक्शन टू 1 रेयर फ्रैक्शन लेम्डा, ठीक है ना, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूं, सुनिए फिर इसके बाद की बात करता हूं, लिख लीजिए दिस वेव आर फॉर्म्ड इन, दिस वेव आर फॉर्म्ड इन, इसको भी सही कर लो, दिस वेव आर फॉर्म्ड इन सॉलिड मीडियम, दिस वेव आर formed in solid medium, solid medium या रिजिड मीडियम, इसको बेटा रिजिड मीडियम, रिजिड मीडियम कौन कौन से होते हैं, जैसे जानते हो, जैसे आप रस्सी को बांध के आप क्या करते हो, आप झटका दो, जैसे क्या कहेंगे आप, हाँ ऐसे बोलोगे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, इस सब तरीके के से जो है इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, सॉलिड, समझ गए। चलो अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग करिए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स देखो बेटा होता क्या है एक्चुअल में स्पीड, ये फार्मूला कोई डेरिवेशन नहीं है, यहां देखिए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सर एक मिनट, हाँ बच्चों ये बताओ 23 मार्च तक सबका एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन से स्टार्ट करते हैं, तब होली आ जाएगी ना 4 दिन, 24 को। ए बेटा सुनो, अब इसके बाद काम क्या करना है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ए बेटा सुनो, हाँ आन है नहीं है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव कहां पाया जाता है, ट्रांसवर्स वेव, हाँ ये पाया जाता है आपका रिजिड मीडियम में, रिजिड रिजिड रिजिड, तो अच्छा बताइए रिजिड मीडियम में पाया जाता है, और वेव को चलने के लिए इलास्टिसिटी की होना जरूरी होता है, सुन नहीं रहे हो,
जब सुनोगे नहीं तो फिर कैसे हम समझाएंगे। हम बता रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना। तो जो वेव चलती है ना, वो जैसे मान लो उसकी स्पीड लेनी है, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कहाँ चलता है? रिजिड मीडियम में। और रिजिड मीडियम में, और कहा गया है वेव को चलने के लिए इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मीडियम कैसा होना चाहिए? इलास्टिक होना चाहिए। तो आप बताओ कि अगर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव लें तो कौन सी इलास्टिसिटी लेना चाहिए? आप इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो रिजिड होगा वही ना लेंगे। तो अब यहां ये डेरिवेशन नहीं है, यही समझाना चाहता था कि बच्चों के मन में ये ना आए कि सर आपने क्यों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ले लिया, क्यों आपने यंग मॉडुलस नहीं लिया, क्यों बल्क मॉडुलस नहीं लिया। तो यहां देखो बेटा, V इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाई रो। ये फार्मूला डिराइव नहीं करना है। ईटा क्या है बेटा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये क्या है? डी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसमें वेव चल रही है। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। देखो, डेंसिटी ऑफ मीडियम। बंद कर दो, उसको बंद कर दो। ये बेटा वो व्हाइट वाला क्या है? हाँ, ऐसा टच रहेगा तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अरे तो वो इसका। अच्छा अब सुनो बेटा, ये क्या करना है? हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहां ले? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग भी तो रिजिड होती है ना। तो हम लोग स्ट्रिंग का एग्जांपल लेकर ट्रांसवर्स वेव को दिखाएं कि क्या स्पीड आती है। ठीक है, तो आप लोग लिखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। बेटा ध्यान दो सब लोग, स्ट्रिंग कैसे होती है? ऐसे देखो, इस स्ट्रिंग को आप क्या करो, दोनों तरफ बांध दो ऐसे। स्ट्रिंग, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग माने डोरी। ठीक है, तो इसको देखो आप ऐसे लगाया। आप इसको क्या करते हो जानते हो? ऐसे प्लकिंग करते हो। जैसे स्ट्रिंग कहां होती है? स्ट्रिंग होती है सितार और वायलिन में, होता ना बेंजो वगैरह, सितार में। ये देखो, तो बेटा ये क्या करेंगे, यहां देखो, जब आप टच करोगे ना तो इसमें वेव्स चलेंगी, ऐसे वेव चलेंगी, ऐसे वेव चलेंगी, है ना। अब आप बताइए, आप ये स्ट्रिंग में वेव चल रही है, तो आप ऐसे बोलोगे स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग। ए हल्ला मत करो जी। V बराबर अंडर रूट, ये सब डेरिवेशंस नहीं है, T बाई एम। यहां T क्या है? यहां T को कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और M क्या है बेटा? स्ट्रिंग का मास नहीं, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ। ऐसे देखो बेटा, M है जानते हो क्या? M बाई L। यहां पर ये कैपिटल M है मास ऑफ स्ट्रिंग, ये है मास ऑफ स्ट्रिंग। और L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग।
ये बात समझ में आई? m को क्या बोलेंगे? मास अपान लेंथ, और t है टेंशन। टेंशन एक फोर्स होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर स्ट्रिंग की मोटाई मान लिया कुछ होगी ना, तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, होगा। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां कहूं कि लेट डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग रो, देखो डेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा बेटा। तो मास बराबर क्या होता है? इसलिए मास ऑफ स्ट्रिंग m बराबर क्या होगा? रो इंटू, होगा कि नहीं आप बताओ? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा ये वी में दिक्कत आ जाएगी, तो आप यहां ऐसा भी लिखो, ऐसे ऐसे। यहां वी क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ। तो बेटा एक बात बताओ मुझे यहां पे कि अगर लेट डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, अच्छा ये बताओ अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्ट्रिंग का? कितना होगा बताओ? a इंटू, अगर डोरी की लंबाई l हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a हो, तो वॉल्यूम कितना होगा? a इंटू l। नहीं होगा? इसका देखो, जैसे मान लो यही डोरी है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लंबाई l है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? a इंटू l। अरे भाई पाई आर स्क्वायर h, यानी ये a है और ये l है, तो कितना होगा? l इंटू ए होगा ना। ये वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू इन वन, पुट द वैल्यू इन वन, तो कितना हो जाएगा बेटा? अगर वैल्यू वन में मैं पुट करता हूं तो v कितना हो जाएगा? स्पीड ऑफ वेव कितना आएगा? अंडर रूट टी अपान रो ए, और क्या आएगा? एल। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? लेकिन लेंथ तो मास पर यूनिट लेंथ रखना है ना, तो उस m को क्या रखोगे? ये तो कैपिटल M आया ना, लेकिन यहां रखना मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो अपान L होगा कि नहीं? स्मॉल m, ये तो कैपिटल M हुआ ना, आपको तो स्मॉल m रखना है ना। देखिए रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाइए, आप स्मॉल m रखो। स्मॉल m कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? रो ए एल बाई एल, काट दो तो ये आ जाएगा कितना? रो इंटू ए। इसको पुट इन वन, अब रख दो, यहां ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितना आ गया? रो इंटू ए। नहीं आया समझ में? आप लोग बताओ, तुम लोग बताओ बेटा। भाई m जो है ना, m बाई एल है ना, बताओ। अच्छा अब क्या करना है? t बाई ए को क्या कहते हो? स्ट्रेस बराबर फोर्स अपान, बताओ। स्ट्रेस इक्वल टू, ए बेटा स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स अपान, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपान, तो आप बताओ टी बाई ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बाई रो। देखो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो फार्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। देखिए आपको सरफेस उसमें इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। यहां फोर्स माने टेंशन बेटा, खिंचाव, ऐसे नहीं। देखो इधर देखो, ये खींचा है ना,
तो ये स्ट्रेस, वो टेंशन माने फोर्स, और इसकी एरिया मिलके स्ट्रेस हो गया। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का ये फार्मूला मॉडिफाई हो गया इस फॉर्म में और प्लस इसमें हो गया, दो में। देख रहे हो ना, इसको कहते हैं बताओ। एक बार फिर से बता दें इसको, नहीं बता दें थोड़ा सा। इसको फिर से समझा दें। देखो सब लोग ध्यान दीजिए, एक स्ट्रिंग है, यहां देखो ऐसे समझो, यहां से लेके यहां तक बंधी हुई है। इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर यहां से लेके यहां तक बंधी हुई है ना। स्ट्रिंग को प्लकिंग करते हैं, ऐसे ऐसे छूते हैं, ऐसे देखो छूते हैं थोड़ा सा, तो स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, ऐसे वेव जाती है, ऐसे वेव चलती है। क्या चलता है, वेव, ऐसे वेव चलता है। तो जब वेव चलता है बेटा, तो स्ट्रिंग के अंदर कौन सी वेव हो सकती है, ट्रांसवर्स। क्यों, ये सॉलिड मीडियम है, रिजिड मीडियम है, इसमें ए जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला बनाया गया, ये आपको डेरिवेट नहीं करना है। V इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, जब आप खींचे हुए हो तो उसके अंदर टेंशन होगा, खिंचाव होगा, तनाव होगा। और M जो है ना, वो स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट पर देख रहे हो ना, उसके ईच एंड एवरी पॉइंट के मास पर क्या टेंशन लग रहा है, इसीलिए उसको स्मॉल m लिया गया। और स्मॉल m क्या हो जाएगा, मास बाई लेंथ, पूरी स्ट्रिंग की मास अपॉन लेंथ। समझ गए। अब बेटा क्या होता है, ये सब मास ऑफ स्ट्रिंग हुआ, ये हुआ। अब यहां से क्या करना है, अगर हमको पूरे स्ट्रिंग का मास निकालना हो तो हमको कैसे निकालना चाहिए, हमको अगर पूरे स्ट्रिंग का मास निकालना हो तो स्ट्रिंग की डेंसिटी चाहिए, जो मीडियम तो स्ट्रिंग ही है ना, और स्ट्रिंग का वॉल्यूम चाहिए, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग की मोटाई, स्ट्रिंग को मानो एक सिलेंडर है, तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ए इंटू एल है ना, मास बराबर ए इंटू एल। तो अब यहां मास बराबर हम लोगों ने किया क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ए इंटू एल। फिर स्मॉल एम निकालेंगे, एम बराबर एम बाई एल रखेंगे, इतना आ जाएगा। इस वैल्यू को स्मॉल एम की जगह पे यहां रख देंगे, रो इंटू ए करेंगे। अब चाहे तो फार्मूला ही छोड़ सकते हो, लेकिन एक्चुअली इसको स्ट्रेस के फॉर्म में बना लिया जाए। जब इसको खींचोगे ना, सितार या वायलिन का वायर जब खींचा होता है तो उसके अंदर स्ट्रेस लगता है, किसके कारण, टेंशन के कारण। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वही फोर्स टेंशन है, और अपॉन एरिया, उस वायर की एरिया, ये एरिया क्रॉस सेक्शन समझ गए।